हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं विलयन के अणुसंख्य गुण में पहला टॉपिक परासरण और परासरण दाब। तो आइए देखते हैं कि परासरण दाब होते क्या है या परासरण किसे कहते हैं। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाही परासरण कहलाता है। विलयन के अणुसंख्य गुण हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले देख लें कि विलयन के अणुसंख्य गुण होते क्या हैं। विलयन के अणुसंख्य गुण मीन्स की एक बार बता दिया जाता है कि अणुसंख्य गुण विलयन के वे भौतिक गुण हैं जो विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उसी में पहला गुण था कि परासरण और परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब पढ़ने के लिए सबसे पहले परासरण की क्रिया को जानना जरूरी है कि परासरण किसे कहते हैं। परासरण की क्रिया में एक अर्धपारगम्य झिल्ली का यूज किया जाता है। एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसकी सहायता से परासरण की क्रिया कराई जाती है। परासरण एक प्रकार का प्रक्रम है जिसमें जो विलायक के अणु होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं। अब सबसे पहले परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली यूज हो रही है तो जानना जरूरी है कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है। बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के परासरण की क्रिया नहीं होगी। मीन्स की अर्धपारगम्य झिल्ली के बिना परासरण की क्रिया संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली कहते किसे हैं या होती कैसी है, कहाँ पाई जाती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली एक प्रकार की झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक के अणु उसे पार करके एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं। ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु एक ओर से दूसरी ओर जाएंगे किंतु विलेय के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सकते। एग्जाम्पल कौन सा होगा? प्रकृत रूप में पाई जाने वाली जो झिल्ली होगी अर्धपारगम्य झिल्ली, जंतु झिल्ली मीन्स के अंडे की झिल्ली जो होती है, अंडे के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, अंडे के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जंतु झिल्ली में ही आता है बकरी का अमाशय, वो भी एक प्रकार की जंतु झिल्ली या एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। किशमिश के ऊपर पाई जाने वाली लेयर भी एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये तो सारी थी कि जो प्रकृति में पाई जाती हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। कृत्रिम रूप में भी झिल्लियां हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली हैं, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली होती है CuFeCN का होल 6, ये है कॉपर फेरोसाइनाइड। ये भी एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसका यूज किया जाता है परासरण की क्रिया में। ये एक कृत्रिम झिल्ली है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली एक प्रकार की झिल्ली होगी जिसमें से केवल विलायक के अणु एक ओर से दूसरी ओर जा सकते हैं किंतु विलेय के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा सकते। तो आइए देखें कि परासरण की क्रिया क्या होती है। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा क्या कह सकते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह अपने आप होगा। ये प्रक्रिया अपने आप होगी। मीन्स कि इसमें कुछ करना नहीं है कि हम इस पे प्रेशर डालना है या कुछ किया जा रहा है तब प्रक्रिया हो रही है। स्वतः होने वाला प्रवाह है और ये परासरण की क्रिया तब तक होती है जब तक विलायक और जो विलायक लिया गया और विलयन दोनों की सांद्रता समान ना हो जाए। मीन्स यहाँ लिखा भी गया है कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह ही क्या कहलाता है? परासरण। परासरण एक प्रकार की क्रिया है, स्वतः होने वाली क्रिया है जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके शुद्ध विलायक से विलयन में जाते हैं। ये फिगर बना हुआ है जिसमें ये बीच में यूज की गई है अर्धपारगम्य झिल्ली। विलायक के अणु शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन में जाते हैं किंतु विलयन में जो विलेय के अणु होंगे वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक में नहीं आएंगे। परासरण एक प्रकार की क्रिया है जिसमें विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति होती है
वो क्या कहलाता है? परासरण। नेक्स्ट आता है कि परासरण दाब किसे कहते हैं। परासरण हो गया कि विलायक के अणुओं का एक ओर से दूसरी ओर अर्धपारगम झिल्ली को पार करके जाना ही परासरण कहलाएगा। आगे नेक्स्ट आता है परासरण दाब किसे कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाने वाला आवश्यक दाब ही परासरण दाब कहलाता है। मीन्स कि इसी फिगर में थोड़ा सा चेंज किया जाए। ये पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन की सहायता से विलयन पर दाब लगाया जाएगा। पिस्टन की सहायता से विलयन पर आवश्यक या वह बाह्य दाब है, बाह्य दाब ही है, बाहर से लगाया जा रहा है, वह आवश्यक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे। यहाँ जो परासरण की क्रिया हो रही है वो बंद हो जाए। मीन्स के विलायक के अणु विलयन में आना बंद हो जाए। पिस्टन की सहायता से दाब लगाया जाएगा। किस पर लगाया जाएगा? विलयन पर। विलयन पर लगाया जाने वाला वह आवश्यक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देगा, वही दाब क्या कहलाएगा? परासरण दाब। परासरण दाब हो गया कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला अतिरिक्त बाह्य दाब ही परासरण दाब कहलाएगा। इसके बाद इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो आता है उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण, परासरण और परासरण दाब से ही रिलेटेड ये भी टॉपिक है उत्क्रम परासरण। इसमें क्या होता है कि विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक दाब, विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए कि विलयन में उपस्थित विलायक के जो अणु होते हैं वो विलयन से बाहर निकल आते हैं। परासरण की वह क्रिया, परासरण क्रिया थी कि जिसमें जो है परासरण की क्रिया होती थी, विलायक के अणु विलयन में जाते थे। परासरण दाब आया जिससे कि परासरण की क्रिया को रोक दिया गया, यानी कि वह दाब लगाया गया, वह न्यूनतम दाब जिसके आरोपित करने से, लगाने से परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। उसी में आगे आता है उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण होता क्या है कि विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाया जाता है। परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो होता क्या है कि विलयन में उपस्थित जो विलायक के अणु होते हैं वो विलयन से बाहर निकल आते हैं। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? उत्क्रम परासरण। परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलयन में उपस्थित विलायक के अणु विलयन से बाहर आ जाते हैं, यही क्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रम परासरण। यानी कि परासरण की क्रिया में होता था विलायक के अणु विलयन में जाते थे, और उत्क्रम परासरण में क्या हुआ कि विलयन में से विलायक के अणु बाहर आ गए। जल को शुद्ध करने में, जल के शोधन में उत्क्रम परासरण का ही प्रयोग किया जाता है। तो तीनों टॉपिक हो गया, यानी कि पहला अणुसंख्य गुण, परासरण, परासरण दाब और उत्क्रम परासरण हम पढ़ चुके। अब इसी में आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बर्कले-हार्टले विधि, जो कि परासरण दाब नापने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि बर्कले-हार्टले विधि क्या है, या परासरण दाब की बर्कले-हार्टले विधि लिखिए, जो कि हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।